हेलो गाइस, वेलकम टू डोरा लेक्चर्स। आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फिलोसफी का, जो कि है इंडियन फिलोसोफर्स। तो सब फिलोसोफर को हम बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कौटिल्य को। कौटिल्य आखिर था कौन? कौटिल्य कौन था? आपने जो सुना होगा, चाणक्य के बारे में सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे सुने होंगे, कहीं ना कहीं सीरियल वगैरह में देखे होंगे। उसी चाणक्य का बात हो रहा है। उसका दूसरा नाम था कौटिल्य था, ठीक है। उसका नाम विष्णुगुप्त भी था, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो वो कौन से वंश में था? वो मिनिस्टर था, अमात्य था। किसके शासनकाल में? गुप्त वंश के। तो उसने एक थ्योरी दिया। क्या का थ्योरी दिया? थ्योरी ऑफ सप्तांग दिया। और दूसरा क्या दिया? वो मंडल थ्योरी दिया। आखिर उसने दिया क्यों थ्योरी? उसने अपना जो उस समय में जो राजा महाराजा लोग का किला रहता था, तो उसको एक मैनेज करना पड़ता था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन था उन लोगों का खुद का। तो वो सब कैसे चलाया जाए, इसी सब के लिए बनाया गया था थ्योरी ऑफ सप्तांग, जिसमें 7 थ्योरी दिया गया है। और वैसे ही मंडल थ्योरी उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो सप्तांग थ्योरी में क्या है? सबसे पहले स्वामी है, अमात्य है, मित्र है, जनपद है, दुर्ग है, कोश है, दंड है। सबसे पहले देख लेते हैं किंग को। किंग क्या करता है? किंग हाईएस्ट प्लेस ऑफ स्टेट होता है, मेन प्लेयर होता है। और क्या बोल सकते हैं? हेड ऑफ आर्मी हो सकता है। और ये बोल सकते हैं ये रिप्रेजेंट लीगल एंड मॉरल अथॉरिटी। अमात्य देखेंगे तो अमात्य क्या है? ये सपोर्ट करता है किंग को। और क्या इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? चीफ प्राइस्ट, ठीक है। मिनिस्टर्स, कलेक्टर्स, ऑफिसर्स जो एडमिनिस्ट्रेशन में साथ देते हैं उसको बोला जाता है मिनिस्टर्स या अमात्य। जनपद, जनपद मतलब क्या होता है? वहाँ का जो टेरिटरी है, वहाँ का जो क्षेत्र है, और साथ में वहाँ के जो पीपल है, वहाँ के जो प्रजा है, वो सब आ जाता है इसमें, जनपद में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है दुर्ग। दुर्ग का मतलब क्या होता है? फोर्ट। अब वो लोग हैं तो उन लोग का एक गढ़ होना जरूरी है। कहाँ पास वो लोग रहेंगे? तो इसमें गढ़ का क्या रोल है? इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बचा कर रखना। मेनली इसका पर्पस है एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बढ़ावा देना, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी बाहर के लोग राजा आ गया, उसको मार पीट के भगा दिया, तो फिर हो जाएगा उनका उसका काम तमाम। इसलिए होता है दुर्ग। उसके बाद देखते हैं कोष। कोष मतलब क्या होता है? ट्रेजरी। अब देखो, जिसके पास पैसा है तो वही सब कुछ करेगा, वो सब जानते हैं। तो कोष बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट था उसके सप्तांग थ्योरी का, क्योंकि किसी भी बिजनेस का बैकबोन होता है उसका ट्रेजरी या फिर उसका कोष। और इसका क्या यूज़ है कोष का? बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस ये बोल सकते हैं। दूसरा क्या बोल सकते हैं? फील्ड विथ गोल्ड, जैम, ज्वेलरी, जितना भी बोल सकते हैं वो सब डाल देना। और क्या बोल सकते हो आप? जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको चलाने के लिए कोष का ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद देखते हैं मित्र। अब देखिए, आप राजा बन जाएंगे और बाकी लोग को दोस्त नहीं बनाएंगे तो फिर सब आपके ऊपर कूद देंगे, सबको शत्रु बना कर रखेंगे। तो इसीलिए बनाना जरूरी होता है मित्र, अलाइस बोलते हैं। तो चाहे वो अलाइस किसी भी रूप में हो सकता है। आपका मित्र देश हो सकता है, या फिर आपका जो सलाहकार हो सकता है वो भी आपका मित्र की तरह काम कर सकता है। और जनरली जो मित्र होता है वो किसको रखा जाता है? एक बहुत रिस्पॉन्सिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो पर्सन होता है उसी को दिया जाता है मित्र का काम, ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा लॉयल होना चाहिए और हमेशा रेडी फॉर हेल्प होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं दंड। अब इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों को जो दंड वाला पार्ट है ये कंट्रोल करता है। इंटरनल में भी क्या होता है? जो लॉस होता है, वो लॉस होता है, रूल्स होता है, वो सबको रेगुलेट करने के लिए। एक्सटर्नल में क्या होगा? बाहर के लोग मार पिटान करने आए, उसको ख़त्म कर दो, ठीक है। योग के साथ अब देखते हैं थ्योरी ऑफ मंडल। थ्योरी ऑफ मंडल क्या चीज़ है? एक्चुअली क्या होता है, जो कुछ भी राज्य होता है, टेरिटरीज होता है किसी राज्य का, तो उसका जो टेरिटरी है उसका एक खुद न खुद एक पॉलिसीज होता है। कि जैसे अभी के मॉडर्न एज के ज़माने में हम इसको कंपेयर करें तो ऐसा बोल सकते हैं इंटरनेशनल रिलेशन। तो सेम वही थ्योरी है। तो उस ज़माने का इंटरनेशनल रिलेशन था ये। तो उसमें क्या बोला गया? नेबर बोला गया। इनेमी कैसे, कौन होता है, कौन मित्र होता है, कौन नेबर का नेबर क्या होता है, वही सब, ठीक है। तो जनरली एक इसका फर्स्ट थ्योरी क्या था कि जो किसी भी टेरिटरीज का जो नेबर होता है वो हमेशा एनिमी होता है। हमेशा नहीं बोल सकते, लेकिन जनरली एनिमी होता है। और उसका जो नेबर होगा वो क्या हो जाएगा? उसका एनिमी हो जाएगा, क्योंकि एक तो थ्योरी सबके में अप्लाई होगा ना। तो उसका नेबर क्या हो जाएगा? वो भी उसका एनिमी हो जाएगा।
तो इस हिसाब से क्या होगा, हमारा पड़ोसी क्या हो जाएगा, हमारा मित्र हो जाएगा। क्योंकि होता है ना दोस्त का दोस्त दुश्मन, ऐसे जो कॉन्सेप्ट होता है, सॉरी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, इस तरीके से। तो इसका 6 फोल्ड पॉलिसी है। सबसे पहले क्या है, संधि है, विग्रह है, आसना है, जन है, और ये सब चीज़ें अगर इसको इंग्लिश में बोले तो क्या हो सकता है, न्यूट्रलिटी है, ठीक है, कोई एग्जिस्टेंस है, अलायंस है, डुअल पॉलिसी है, मार्च है एंड वॉर है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। तो वही है। तो सबसे पहले ये बोल देना है, इसका मेन उद्देश्य क्या था, जो हमारा जो नेबर होता है वो एनिमी होता है, और नेबर का नेबर क्या होता है, दोस्त होता है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, वही है और कुछ नहीं है। 12 टाइप के किंग होते हैं। किंग ये कुछ जरूरी नहीं है, आपको बस ये जो 6 फोल्ड पॉलिसी है उसको बस याद रखना है। संधि क्या होता है, विग्रह क्या होता है, आसन क्या होता है, नाम से आपको सब समझ आ गया होगा, ठीक है। न्यूट्रल, आपको न्यूट्रल बने रहना है। आपका दोस्त है तो दोस्त बना के रखो, या फिर क्या होता है कि कुछ ट्रीटी साइन करते तो ट्रीटी साइन कर लो, या फिर क्या होता है डुअल पॉलिसी होता है। डुअल पॉलिसी नेचर में क्या होता है, मतलब एक के साथ वॉर करो, एक के साथ पीस में रहो, या फिर हो सकता है मार्च प्रिपरेशन फॉर दी वॉर, या फिर लास्ट होता है वॉर। नेक्स्ट देख लेते हैं गुरु नानक। गुरु नानक का जन्म काल देखें, एज काल देखें तो ये हो जाएगा 69 to 39। गुरु नानक का मेन उद्देश्य क्या था, गुरु नानक को सोशल इक्वलिटी इनइक्वलिटी को देखा, कास्ट डिवीजन को देखा, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी को देखा, ये सब चीज़ को देखा। उसके बाद उसने बहुत सारा कंक्लूजन निकाला। बहुत सारा क्या कंक्लूजन निकाला, हम ये सब चीज़ को बाइकआउट करेंगे, कास्ट सिस्टम नहीं मानेंगे, रिचुअल्स को रिजेक्ट करेंगे, और जो अंधविश्वास होता है इसको नहीं मानेंगे। ऐसा सिस्टम कौन दिए, गुरु नानक जी दिए। और उसका एक सिस्टम लाया। इतने सारे भगवान नहीं होता, एक भगवान होता है, चाहे वो कोई भी भगवान रहे, लेकिन भगवान एक होता है। हिंदू का भगवान अलग होगा, मुसलमान का अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान मतलब एक। तो इसको शब्द क्या दिया गया, एक ओंकार। एक ओंकार, इसको याद रखिए, ये आपको कोटेशन में लिखने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा इसको। उसका दिया 3 पिलर्स। अगर इसका 3 पिलर्स कौन कौन सा है, नाम जपना, कीर्ति करना, और क्या है, वंद चखना। इसका मतलब क्या है, नाम जपना में क्या होता है, नाम जपना मतलब भगवान का जो होता है, रिमेंबर गॉड, आप भगवान को याद कीजिए। उसके बाद आता है आपका कीर्ति करना। कीर्ति करना का मतलब क्या होता है, ऑनेस्ट लिविंग, मतलब ट्रूथफुल लिविंग लाइफ स्टाइल को आप जियो। वन जगना मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हेल्पिंग नेचर जो होता है, आप किसी को भी मदद करो, क्योंकि दूसरों की खुशी में हमारा खुद का खुशी होता है, हमको खुद को खुशी मिलता है। आप खुद जानते हो, दूसरे को मदद करके देखना एक बार, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। लंगर, लंगर को आपने सुना होगा कि कोई भी जो होता है गुरु नानक जी लोग का, कहीं भी लंगर लगता है तो वहाँ पर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है कि तुम कौन से धर्म के हो, कौन सी जाति के हो। हमेशा वहाँ पास इक्वलिटी देखा जाता है। और लंगर का मेन उद्देश्य यही था कि सबको एकजुट करना है और साथ में खाना खा सके बिना किसी भेदभाव के। लंगर का ये सिस्टम था। ये हो गया। इसका गुरु नानक जी का और क्या कंट्रीब्यूशन था, तो सबसे पहले तो इथिकल सोशल प्रिंसिपल में देखेंगे तो स्पिरिचुअल और इथिकल कंट्रीब्यूशन था। सबसे पहले बता दिया कि एक भगवान मानता है, रिजेक्ट किया जितना भी रिचुअल्स, कास्ट और अंधविश्वास के सबको। और क्या बोल सकते हैं, वो सत्य बोलो ये भी बोलते थे। और क्या बोलते थे वो, अपने जितने भी रिचुअल्स वगैरह हैं इसके बजाय आप खुद पे प्योरीफाई रहो, ठीक है, प्योरिटी रखो अंदर से। ये हो गया। और सोशल इथिकल फिलोसफी बोला जाए तो क्या बोल सकते हैं, इसने इक्वलिटी और जस्टिस को प्रमोट किया। और क्या किया इसने, लांगर सिस्टम मतलब कि कम्युनिटी किचन का भी ये स्टेबलाइज किया। और क्या किया इसने, आपने ये तो देख लिया 3 पिलर्स को भी आप डाल सकते हैं। ये हो गया। अब देखते हैं गुरु घासीदास जी के। तो गुरु घासीदास जी क्या हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जिनका 56 to 36 था। 18 दिसंबर 1756 से लेकर 1836 तक का इनका कार्यकाल था। तो देखो, सतनाम पंथ का इन्होंने स्टेबलाइज किया। और इनका मेन जो सिलेबस में क्या दिया गया है, सिलेबस में दिया गया है कि नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी सतनाम पंथ। तो सतनाम पंथ का जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सबसे पहले तो ये लोग किसी भी भगवान को नहीं मानेंगे बोलते थे। तो एक ही भगवान है, वो भी फॉर्मलेस गॉड है। और पूजा करते थे, किसका पूजा करते थे, सत्य की पूजा करते थे। और क्या बोल सकते हैं, तो पॉइंट वाइज आपको बताते हैं, पॉइंट वाइज याद रखना। ये सब क्या है, वर्शिप ऑफ सतनाम,
सतनाम धर्म का वर्शिप करना है। अगर बोला गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सतनाम पंथ तो ये लिखना है। अगर बोला गया उन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल दिया तो ये नहीं लिखना है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, कास्ट सिस्टम को बायकॉट कर दिया। आइडियल वर्शिप मतलब कि एक ही भगवान है, वन सुप्रीम भगवान है, वो भी फॉर्मलेस है। उसके बाद क्या बोला उसने, सच्चाई बोलो, मॉरली रहो, इक्वलिटी बिलीव करते थे, नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। और क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस अमंग दलित एंड ट्राइबल्स, ठीक है। तो अगर इसको सीक्वेंस पर सीक्वेंस अगर बना के बताऊं तो आपको क्या लिख सकते हो, फर्स्ट वन ये लिख सकते हो, कास्टिज्म को वो बाइकॉट किए। दूसरे क्या लिख सकते हैं, आइडियल वर्शिप को किए। थर्ड पॉइंट क्या लिख सकते हो, इक्वलिटी। फोर्थ क्या लिख सकते हो, रिजेक्शन ऑफ रिचुअलिज्म। फिफ्थ क्या लिख सकते हो, मॉरल डिसिप्लिन। और क्या लिख सकते हो, अहिंसा। अहिंसा जो कि गांधी जी का भी बहुत प्रमुख हथियार था, ठीक है। अहिंसा में क्या किया जाएगा, अहिंसा में किसी के साथ भी जितना भी अहिंसा होता है वो सब इंक्लूड होएगा। जैसे कि गौ हत्या नहीं करना है, मदिरा पान नहीं करना है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाता है, नॉन वायलेंस में भी आ जाता है। और क्या बोल सकते हैं, सर्विस मतलब कि जो हेल्पिंग है, शेयरिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबको भी आपको मेंटेन करना है। इनका कंट्रीब्यूशन किसमें था, इन्होंने सोशल जस्टिस अमंग द दलित एंड ट्राइबल्स में इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, ये लिख देना आपको। अब देख लेते हैं वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य का कुछ नहीं है, ये एक कृष्ण ओरिएंटेड पर्सन थे, मतलब जो कृष्ण भगवान थे उन पे पूरे समर्पित थे। तो उनका पूरा जो सिद्धांत है पुष्टि मार्ग क्या कहता है, पुष्टि मार्ग पूरा लॉर्ड कृष्णा है, उन्हीं के बारे में बताया गया है। उन्हीं का पूजा करो, उन्हीं का देखभाल करो, उन्हीं का वर्शिप करो, यही बताया गया है। इसको सीक्वेंस बाय सीक्वेंस देख लेते हैं। लिबरेशन बाय ग्रेस मतलब क्या होता है, कृपा होता है। तो आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष मिलेगा जब कृष्ण चाहेंगे। तो लिबरेशन बाय गॉड ग्रेस, या फिर ऐसे लिख सकते हो कृष्णास ग्रेस, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, जो हमारे जो बाल कृष्ण है। और इन्होंने क्या दिया, चाइल्ड कृष्णा, वही चाइल्ड कृष्णा का इन्होंने पूजा किया। और क्या किया, लविंग सर्विस। और जो है, ठीक है, उनका जो मूर्ति है, उनका जो विचार हैं, तो उनको क्या करते थे, वो उनको कपड़े पहनाते थे, उनके साथ खेलते थे। मतलब जो जैसे मीडिया का जो हाल था वैसे ही करना है हमारे वल्लभाचार्य जी, ठीक है। तो ये भी श्री कृष्ण को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और क्या बोल सकते हैं, सेवा। सेवा आपको बता चुका हूँ, लविंग सर्विस। सेवा में क्या क्या करना है, सर्विंग कृष्णा विथ लव एंड डिवोशन। और क्या बोल सकते हैं, राग भक्ति बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं, साकर ब्रह्मा। साकर ब्रह्मा का भी एक कॉन्सेप्ट दिए थे जिसका मतलब होता है गॉड हैज़ फॉर्म, मतलब कि जो भगवान है वो सगुण है, मतलब कि उसका कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, कब हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना, इसको मैं नहीं बताऊंगा। 1863 से 1902 तक चला। इनका मेन उद्देश्य क्या था, स्वामी विवेकानंद जी का मेन उद्देश्य ये था जितना भी रिलीजन है वो सबको बाइंड करना, ठीक है। और क्या था, ऐसे बोल सकते हैं रेशनल आउटलुक अबाउट वर्ल्ड। ऐसा था कि उन्होंने ये देखा बाहर में तो खुद का चलता है, खुद का मिशनरी वाला चल रहा है, ठीक है, कोई चर्च को प्रमोट कर रहा है, कोई किसी और धर्म कर रहा है। तो इन्होंने भी वही चीज़ देखा बाहर में, और इन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला कि जो अपना जो धर्म है, रिलीजन है, उसको किस तरीके से फैलाया जाए और उसमें क्या क्या सुधार किया जा सकता है। सुधार में क्या क्या किया जा सकते हैं, सब रिलीजन को मानना है, ठीक है, यूनिवर्सल रिलीजन का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो सबसे पहले तो जो आपका जो वेदांता है, ठीक है, कौन सा वेदांत है, अद्वैत वेदांता था, ठीक है। तो उसी से प्रैक्टिकल वेदांता का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट लाया था। प्रैक्टिकल वेदांता क्या है, इसमें प्रैक्टिकल जो अद्वैत वेदांत था उसमें क्या था, उस नॉर्मली जो स्पिरिचुअल था वो कॉन्सेप्ट था, जबकि ये क्या करते हैं, इसमें लॉजिकल कॉन्सेप्ट भी ला दिए, ठीक है, कि आपको सोशल हार्मनी को स्टेबलाइज करना है, लोगों की मदद करना है, ये सब चीज़ इसमें प्रैक्टिकल वेदांता में ला दिया, ठीक है, उसमें एडिशन किया है, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसका सबसे पहला है तो ऑल रिलीजन, वैलिड पाथ टू गॉड, हार्मोनी, टॉलरेंस, डेमोक्रेसी। हाँ, इन्होंने शिकागो में क्या हुआ था, रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुआ था, ठीक है।
शिकागो में 1893 में शिकागो में हुआ था रिलीजियस शिकागो एड्रेस हुआ था। तो उन्होंने वहाँ पास जो हमारा जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के बारे में और जो उन्होंने जो यूनिवर्सल रिलीजन के बारे में जो कॉन्सेप्ट दिया उसके बारे में सबको बताया, और कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं, इसका क्या उद्देश्य है, इससे क्या फ़ायदा होगा। मतलब ये चाहते थे कि जो यूनिवर्सल रिलीजन मतलब जितना भी इधर उधर का रिलीजन होता है सबको मारो गोली, एक रिलीजन रखो, प्यार से रहो, सब जन हार्मोनिक साथ रहो, कितना मस्त रहोगे। तो फर्स्ट इसका पॉइंट है प्रैक्टिकल वेदांता, ठीक है, सर्विंग टू ह्यूमैनिटी प्लस सर्विस टू गॉड। मतलब कि अगर तुम किसी इंसान का तुम मदद करोगे, ह्यूमैनिटी की मदद करोगे, तो उसका डायरेक्ट मतलब होता है कि तुम भगवान की मदद कर रहे हो, उसका भगवान को सर्विस दे रहे हो, ठीक है। और क्या इसने दिया, यूनिवर्सल रिलीजन मतलब कि सब रिलीजन का वैलिड पाथ है, ठीक। और ऐसा है कि सब रिलीजन लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबका मेन उद्देश्य क्या है, भगवान की पूजा करना है, मोक्ष पाना है, तो वही सब है। तो सबका उद्देश्य तो मेन ही है। नेशनलिज्म, इन्होंने नेशनलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। और क्या उसने सोशल रिफॉर्म्स में भी इनका बहुत ज़्यादा योगदान था, जैसे कि वुमेन लोग को बहुत ज़्यादा इन्होंने प्रमोट किया, जैसे कि जो सती प्रथा था, ठीक है, उसके खिलाफ भी थे ये। और क्या बोल सकते हैं, उन लोग को वुमेन एजुकेशन के को बढ़ावा दिया। और क्या बोल सकते हैं, वुमेन विडो रीमैरिज को भी बढ़ावा दिया। और इसका एथिक्स में स्ट्रेंथ, सेल्फलेस एक्शन, सेल्फलेस सर्विस एंड एक्शन एंड कैरेक्टर बिल्डिंग में इन्होंने ध्यान दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्री अरबिंदो जी, ये बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, सब जानते हैं। इनका मेन उद्देश्य, मेन दो फिलोसॉफी दिए हैं। पहला है इंटरनल योगा का, दूसरा है सुपर माइंड का। इंटरनल योगा क्या है, सिंथेसाइज ऑफ ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग, जितना भी चीज़ है सबको मिला देना है। इनका मेन एम क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है, डिवाइन लाइफ ऑन द अर्थ, नॉट जो होता है डिवाइन लाइफ जो होता है, मतलब क्या होता है, आप भगवान में मिल जाइए। तो कैसे मिलेंगे, आपके पास सही ज्ञान रहेगा, सही भक्ति करेंगे, सही कर्म करेंगे, तब जाके होगा। और साथ में आपको योगा भी चाहिए। योगा किस लिए ज़रूरी है, हमारे डिसिप्लिन को बिल्ड करने के लिए योगा का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। बिना डिसिप्लिन के हम योगा को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इनका मेन एम क्या था, इंटरनल योगा का मेन एम था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक लाइन में बोल सकते हैं, क्या लिखोगे आप, टू, इसका मेन एम था कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। दूसरा एम लिख सकते हैं, डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ, ओके। और क्या बोल सकते हैं, इन्होंने ये बोला, इनका मेन गोल क्या था, मैनिफेस्ट डिवाइन लाइफ ऑन अर्थ बाय यूजिंग स्पिरिचुअल एंड मैटर। जो होता है स्पिरिट होता है और जो हमारा जो मैटर होता है, वो दोनों को कंबाइन करके कैसे आप डिवाइन लाइफ इसी धरती पे रहते हुए भी आप कैसे गेन कर सकते हैं, उन्होंने यही बताया इंटरनल योगा का कॉन्सेप्ट। मतलब आपको मरने की ज़रूरत नहीं है, मोक्ष पाना है तो आप यहाँ पर रह के भी सब कुछ कर सकते हो, ये है। अब इनका देख लेते हैं, इंटरनल योगा का कुछ कुछ प्रिंसिपल दिए थे। क्या क्या प्रिंसिपल दिए थे, ऑल लाइफ इज योगा। उन्होंने बोला कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोटेशन बना के इसको लिख सकते हैं, कुछ किसी भी पेपर में आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ऑल लाइफ इज योगा इन्होंने बोला, ठीक है। साइकिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और क्या बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, ओके। अब देख लेते हैं सुपर माइंड क्या होता है। सुपर माइंड मतलब क्या होता है, बेसिकली मतलब हाईएस्ट ट्रूथ फॉर्म है, एक हाईएस्ट ट्रूथ कॉन्शियस माइंड है, एक हायर प्लेन बिटवीन द माइंड एंड प्योर स्पिरिट का, उसको बोला गया सुपर माइंड। सुपर माइंड मतलब ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ अ डिफाइंड एज अ हाईएस्ट ट्रूथ कॉन्शियसनेस बियॉन्ड ऑर्डिनरी ह्यूमन माइंड। मतलब जो विचार है, आप अपने विचार को इस हद तक पहुंचा दिए हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता। आपका ज्ञान, आपकी जो भक्ति, आपका जो कर्म, उस आपके जो इंटरनल योग है, वो इतने ऊपर तक बढ़ गए हैं कि आपको सुपर माइंड का एक्सेस मिल गया। सुपर माइंड मतलब कुछ भी चीज़ आइडियल नहीं होता, आपको पता होगा। सुपर माइंड भी क्या बोलते हैं, गेन करना उतना इजी नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सुपर माइंड का। तो सुपर माइंड का फिलोसॉफी का है, सबसे पहले फिजिकल कॉन्शियसनेस चाहिए, फिर ऑर्डिनरी माइंड से भी ऊपर होता है, हायर माइंड से भी ऊपर होता है, सबसे ऊपर होता है सुपर माइंड। सुपर मतलब कि झकास माइंड बोलते हैं, कि तू बोलते हैं ना। हाँ, उन्होंने और एक चीज़ बोला, क्या बोला, जो सुपर माइंड होता है वो सिर्फ गॉड के पास ही एग्जिस्ट कर सकता है, नॉर्मल इंसान के पास नहीं हो सकता। कैसे होगा, अगर वो सुपर माइंड को एक्सेस कर लिया तो वो तो बन गया ना गॉड, उसको सब पता रहेगा, ये हो गया। तो इसका फंक्शन क्या क्या बोल सकते हैं,
ट्रूथ, नॉलेज, वननेस, क्रिएटिव पावर, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब चीज़ के लिए। नेक्स्ट है महात्मा गांधी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। महात्मा गांधी का क्या क्या है, इन्होंने क्या क्या दिया है। इनका अहिंसा है। अहिंसा का मतलब क्या होता है, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस मतलब कि प्यार से रहो, कंपैशन के साथ रहो, ट्रूथ के साथ रहो, अच्छे से जियो। फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड इथिक्स में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है अहिंसा का। जो नॉन वायलेंस मूवमेंट भी किया गया था, इसको भी आप एग्जाम्पल में लिख देना, क्योंकि एग्जाम्पल लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अहिंसा का मेन एम क्या है, एक्टिव लव। ये जो वर्ड है एक्टिव लव, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर लिखें। उसके बाद आता है इसका पॉलिटिकल एप्लीकेशन क्या क्या है। तो पॉलिटिकल एप्लीकेशन बोल देना, फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा काम आया था। और इथिकल सिग्निफिकेंस में क्या है, बोलने से क्या बोल सकते हो, इंडिविजुअल और स्टेट को बहुत ज़्यादा सेफ रखता है। यह हमारे लिए मॉरली और इथिकली बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अहिंसा। ठीक है। सत्याग्रह क्या होता है, सत्याग्रह होता है हमारा ट्रूथ प्लस फर्मनेस। ठीक है, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, ट्रूथ फोर्स नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। और क्या बोल सकते हैं, बेस्ड ऑन ट्रूथ नॉन वायलेंस। जो ऐसे बोल सकते हैं, जो सत्याग्रह है ये अहिंसा का एप्लीकेशन है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। सेल्फ सफरिंग, तो और क्या कर सकते हैं, ट्रूथ इज अ गॉड। सत्याग्रह मतलब आप सत्य के साथ दो, किसी के साथ मत दो, मतलब आपको सत्य को एक्सेप्ट करने आना चाहिए। मतलब कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी से भी बात कर रहे हैं, तो सत्य बोल दीजिए, क्या हो जाएगा। सत्य को छुपाना पाप है, उसको बताने में आपको खुद अच्छा लगे कि कम से कम बता दिया। ऐसा होता है, अगर छुपा के रखो तो ऐसा हो जाता है कि मन ही मनो कहीं ना कहीं आपको चुभते रहता है। तो सत्याग्रह का मतलब कि पूरा ट्रूथ ओरिएंटेड है, आपको सत्य बोलो, सत्य ही भगवान है। ठीक है। सत्याग्रह इज अ वे टू रियलाइज इट। इसका कोर प्रिंसिपल क्या क्या है, नॉन वायलेंस है, सेल्फ सफरिंग है, फियरलेस होता है। ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, फेथ इन ह्यूमैनिटी। ठीक है, ह्यूमैनिटी पे फेथ लाता है ये। अब देख लेते हैं 11 वाव। तो 11 वाव में क्या 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 जाएगा। सबसे पहले तो हमने देखा अहिंसा आ गया, दूसरे का देखा हमने सत्य देख लिया, और क्या क्या देखा, असत्य देख लिया। अहिंसा मतलब कि नॉन वायलेंस, वायलेंस नहीं करना है हमको। सत्य मतलब कि हमसे हमसे ट्रूथफुल लाइफ जीना है। असत्य अस्तेय मतलब क्या होता है, नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी नहीं करना है। ये जो इसका जो 5 जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो 5 है वो तो सीधा सीधा जैनिज्म से लिया गया है, तो आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब कि आपको सादा जीवन रखना है, अच्छे से रहना है। अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब कि किसी से अटैचमेंट नहीं रखना है, नॉन पोसेशन रहना है। और क्या बोल सकते हैं, ब्रीड लेबर के बारे में बताया। ठीक है। और इन्होंने क्या के बारे में बताया, आस्वाद। आस्वाद ये बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने ये बोला कि किसी को सच तो बोलना है, लेकिन ऐसे भी नहीं बोलना है कि क्या बोलते हैं, किसी को बुरा लग जाए। सच बोलो, लेकिन इस तरीके से बोलो कि उसको बुरा न लगे, लेकिन सच्चाई हो। ऐसे भी उसमें मोटिवेशन ज़्यादा नहीं करना है, सच्चाई हो लेकिन किसी को बुरा न लगे, ऐसे ही बोलना है। अब है मतलब कि फियरलेसनेस होना चाहिए, मतलब कि आप किसी से डरो मत। आप अच्छा काम कर रहे हो, सत्य के साथ दे रहे हो, तो आपको बिना डरे काम करना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने देखा, ना जेल से डरे, ना किसी के बंदूक लोगों के पास इतना, सॉरी ब्रिटिश लोग के पास इतना सारा बंदूक था, फिर भी वो डरे नहीं, डट के सामना किए। ठीक है। और इन्होंने लास्ट दिया, लास्ट कौन सा है, सर्वधर्म समानता, मतलब जितना भी रिलीजन है सबका रेस्पेक्ट किया। वे नहीं चाहते थे कि रिलीजन के बेसिस पे कभी भी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो, झगड़ा हो। लेकिन फिर भी हो गया, हिंदू मुस्लिम करके पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, इंडिया अलग हो गया। तो ये थोड़ा से दिक्कत हो गया, लेकिन उनका मत था कि पार्टीशन ना हो, क्योंकि वो सब रिलीजन को एक मानते थे। स्वदेशी मतलब कि स्वदेशी आइटम को यूज़ करो, वही है आपका। और जो फॉरेनर जो गुड्स था उनका बायकॉट करो, ये था। और ये है रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, ये लास्ट हो गया। इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाता है गांधी जी। अब देख लेते हैं बी आर अम्बेडकर जी। बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बताने को ज़रूरत नहीं है। हमारे जो संविधान के रचयिता कौन थे, हमारे भीमराव अम्बेडकर जी थे। और कौन थे, और इनका क्या योगदान रहा है, ऐसे बोल सकते हैं चैंपियंस ऑफ द दलित, मतलब जो दलित लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने किया। इनका और क्या क्या है, क्या क्या इन्होंने अच्छा काम किया बोल सकते हैं, इनका एप्लीकेशन बोल सकते हैं या कोर प्रिंसिपल बोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किए फर्स्ट। दूसरा क्या बोल सकते हैं, सोशल जस्टिस इक्वलिटी पे प्रमोट किए। ठीक है, सोशल जस्टिस और इक्वलिटी। थर्ड क्या है,
जो डेमोक्रेसी लाने का उनका उद्देश्य था। डेमोक्रेसी से क्या होता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये सब चीज़ को बढ़ावा देना था। और क्या था इनका, रिलीजन एंड मोरालिटी के बारे में भी इनका एक मतभेद था, ठीक है, कि सारे धर्म है सबका इज्जत करो, लेकिन जो रिचुअल्स वगैरह होता है वो सबको मत मानो, ऐसा था उनका। और मॉरलिटी को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। और क्या बोल सकते हैं, इनका इकोनॉमिक थॉट देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं, जो लैंड रिफॉर्म्स था और क्या बोल सकते हैं स्टेट सोशलिज्म था, उन सब के बारे में भी उनका एक खुद का एक थॉट था। और क्या बोल सकते हैं, वुमेन राइट्स, जो लड़कियों को जो राइट्स मिलता है, जैसे कि उन्हें जो हिंदू कोड बिल हुआ था उन्हीं ने ड्राफ्ट किया था। इससे क्या हुआ था, लड़कियों के पास अधिकार आ गया कि वो लोग डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इक्वल प्रॉपर्टी के लिए हक जमा सकते हैं। और हाँ, इन्होंने बाद में बुद्धिस्ट कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया था, अपना धर्म परिवर्तित कर लिया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, दीनदयाल उपाध्याय। तो दीनदयाल उपाध्याय का क्या था, इनका एक कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक आत्मा मानव दर्शन, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म। तो ऐसे बोल सकते हैं, इट इज़ अ फिलोसफी ऑफ लाइफ रूटेड इंडियन कल्चर एंड वैल्यूज़। और क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी, नेचर्स एंड स्पिरिचुअलिटी, ये सब चीज़ को कंबाइन करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने ये एकात्म मानव दर्शन का फिलोसॉफी दिया। और इनका मेन और उद्देश्य क्या था, इनका मेन एम क्या था, इकोनॉमिकल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, सोशल ग्रोथ, ये तीनों को साथ में एक साथ लेके चलना है। तो इनका मेन क्या क्या की पॉइंट्स है, तो आप क्या ये रखना है, सोल, इंटेलेक्ट, माइंड, बॉडी, ये चार चीज़ को आपको याद रखना है। तो सबका मतलब क्या होता है, बॉडी आपको पता है, हमारा बॉडी, हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो सबके बारे में, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, हमारा जो मन है, हमारा जो मन का मतलब सोल हो गया, हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इंटेलेक्ट मतलब क्या होता है, हम क्या, हमारा लॉजिक क्या है, हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग क्या है वो आ जाता है। सोल मतलब हमारा आत्मा। तो ये सब को इंटीग्रेट करना है, तो उससे क्या होगा, हमारा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा, हमारा ग्रोथ होगा, ठीक है। सोसाइटी को क्या फ़ायदा होगा इससे, सोसाइटी ऑर्गेनाइज होगा। और क्या बोल सकते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह जो समस्या होता है वो सब नहीं होगा, ठीक है। इससे और क्या फ़ायदा होगा, हमारा जो इंडियन कल्चर है वो प्रमोट होगा, धर्म स्टेबलाइज रहेगा, मोरली इथिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, हमारे जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने और क्या कहा, ये बोल सकते हैं, इन्होंने 4 फोल्ड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ दिया। 4 फोल्ड क्या क्या है आपको बता देता हूँ इसमें, देख 4 फोल्ड आपको बता देता हूँ, बॉडी है, दूसरा क्या है, माइंड है, इंटेलेक्ट है, सोल है, यही चारों चीज़ है। शरीर को क्या चाहिए, फिजिकल नीड होता है, ठीक है। मतलब हमारा हाथ है तो हमको खाना खाना है तो क्या का ज़रूरत है, हाथ का ज़रूरत है, तो फिजिकल नीड है। क्या बोल सकते हैं, माइंड मतलब कि इमोशनल नीड हो सकता है। इंटेलेक्ट मतलब क्या होता है, रेशनल एंड इंटेलेक्चुअल नीड हो सकता है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं, सोल में क्या बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल नीड। तो इसी के साथ हमारा ख़त्म हो जाता है इंडियन फिलोसोफर। तो वीडियो थोड़ा लंबा था, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे वेस्टर्न फिलोसोफर को।